वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न स्पॉट। सो हम पढ़ रहे थे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आइए पढ़ते हैं आगे। उसमें हमने पढ़ लिया था सेक्शन 50 तक, जिसमें हम बात करी थी कि अगर कोई एप्लीकेशन देता है, कोई जो प्रॉमिसी है कि किस मैनर में परफॉर्म होना है कॉन्ट्रैक्ट को, क्या टाइम है, क्या प्लेस है, तो उसी मैनर में प्रॉमिसर को परफॉर्म करना होता है। अब हम आते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस में। क्या होती है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस? मीन्स जब कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है तो उसमें कैसे परफॉर्मेंस होती है, वो 51 से 58 सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं। देखिए, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस देखिए वो होता है जहाँ पर एक दूसरे की जो परफॉर्मेंस एक दूसरे पर डिपेंड करती है, दो पार्टीज़ की। कैसे? जैसे कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में। ए ने कहा कि मैं तुम्हें गुड्स डिलीवर करूँगा और तुम मुझे पेमेंट कर देना 10,000 रुपये की। 10,000 के गुड्स होंगे तो मैं तुम्हें गुड्स डिलीवर करूँगा, तुम मुझे 10,000 रुपये पे कर देना। तो यहाँ पर देखिए, ए जब करेगा डिलीवर गुड्स तो ए ने अपना परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ बी को भी परफॉर्म करना ज़रूरी है, वो भी 10,000 रुपये दे, वरना ए क्या कहेगा, मना कर देगा। अगर मान लीजिए ऐसा होगी ये गुड्स डिलीवर कर ले और बी कहे मैं पैसे नहीं दूंगा, तो क्या ए बताइए गुड्स देगा? नहीं देगा ना। तो वही बात आ रही है यहाँ पर कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ परफॉर्मेंस होती है जब, तो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो अपना पार्ट परफॉर्म करता है या नहीं करता। सपोज़ यहाँ 10,000 रुपये बी दे रहा है और एक गुड्स डिलीवर नहीं कर रहा है, तो क्या बी 10,000 रुपये देगा? नहीं देगा। सो यही बात है। आइए पहला क्या पढ़ते हैं। यस, promiser not bound to perform unless reciprocal promise C is ready and willing to perform। सेक्शन 51 जो मैंने एग्जांपल दिया सेम वही बात हो रही है। सेक्शन 51 में वही लिखा है कि अगर सामने वाला अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर रहा है तो प्रॉमिसर या प्रॉमिसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती। प्रॉमिसर जो है वो बाउंड नहीं होता है। प्रॉमिसर ने मान लीजिए ए ने वादा किया था कि मैं तुम्हें गुड्स डिलीवर करूँगा अगर तुम मुझे 10,000 रुपये दोगे। अब ये बी 10,000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है, तो ए बाउंड नहीं है कि वो उसे गुड्स डिलीवर करे। ओके, ये सेक्शन 51 में लिखा है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। देखिए ऑर्डर क्या होगा परफॉर्म करने का, एग्जांपल से मैं समझाती हूँ इसे भी। यस, देखिए ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब होता है कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि कौन अपना प्रॉमिस पहले निभाएगा और कौन दूसरा। मान लीजिए लिखा होगा ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि पहले ए जो है वो गुड्स डिलीवर करेगा, ये लिखा हुआ है, और फिर बी क्या करेगा, गुड्स डिलीवर होने के पास इसकी प्लेस में तब वो पेमेंट करेगा। तो यहाँ देखिए ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर है कि ए को पहले क्या करना है, अपना पार्ट परफॉर्म करना है, देन बी विल परफॉर्म हिज पार्ट। तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग फ्रॉम ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने कि लाइबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट, सेक्शन 53 में लिखा है। देखिए अब क्या हुआ कि वही नॉन परफॉर्मेंस वाली बात आ गई कि अगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, मानते हैं ए जो है वो सिंगर है और बी जो है वो रेस्टोरेंट का मालिक है, तो इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। बी ने इससे कहा कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में सॉन्ग गाना, पर नाइट मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। ओके, ए ने कहा ओके। अब क्या हुआ, ए जो है वो आया ही नहीं, तो बी क्या कर सकता है, वो 50 तो देने वाला था, लेकिन या तो ऐसा लेते हैं कि बी, ए जो आया इसके पास और कहता है ठीक है मैं आज परफॉर्म करने आया हूँ और मैं परफॉर्म करूँगा। बी ने कहा नहीं नहीं आज परफॉर्म मत करो, आज तुम्हारी छुट्टी है। ऐसे ही उसको छुट्टी दे दिया और उसका लॉस हो गया ए का, बेचारे का 50,000 का। तो क्या ये वैलिड है? मान लीजिए वो सिंगर है, उसको कहीं और से ऑफ़र आया हो, मानते 30,000 का ही ऑफ़र आया है क्योंकि इंसान हमेशा बड़े ऑफ़र के पास जाता है, लेकिन फिर भी उसने 30,000 रुपये तो अपने गवा दिए ना। तो यहाँ पर ए जो है वो अपना कंपनसेशन ले सकता है बी से कि आपने ऐसा तो नहीं हो सकता, आप मुझसे ये नहीं कर सकते, आप नॉन परफॉर्मेंस नहीं कर सकते अपने पार्ट पे। ओके, तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसे कुछ ना कुछ कंपनसेट करना होगा ए को, सिंगर को मतलब। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसका मतलब ये है, इन्होंने कहा कि अब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बाय नेचर ही है कि जब तक सामने वाला परफॉर्म नहीं करेगा दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं कर सकती है। ओके, कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं। कैसे हो सकती हैं? एक मैंने जैसे सिंगर का एग्जांपल लिया, वो भी हो सकता है कि जब तक वो सिंगर नहीं गाएगा तब तक 50,000 रुपये वो बी मालिक नहीं दे सकता। कैसे इसको दूसरी तरह से लेते हैं, वही वाला एग्जांपल
ए क्या करा, ए आया ही नहीं रेस्टोरेंट में। तो अब देखिए बी जो है वो भी कंपनसेशन मांग सकता है। कैसे रेस्टोरेंट का मालिक मांग सकता है कि उसके मान लीजिए कि कस्टमर आए, कस्टमर सिर्फ इस वजह से आए थे कि उसके सिंगर को सुनने आए थे। ओके, तो यहाँ पर बी भी कंपनसेट कर सकता है क्योंकि सब चले गए मान लीजिए कस्टमर कि आपने झूठ बोला हमसे, आपका सिंगर ही नहीं आया, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है। तो क्या हुआ, मतलब कि जब तक सामने वाला परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बी क्या कर सकता है, इससे कंपनसेट कर सकता है। इफ़ेक्ट क्या होंगे ये देखिए, इफ़ेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज़ इसेंशियल, सेक्शन 55 में लिखा है ये कि क्या होंगे इफ़ेक्ट अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं करी जहाँ पर टाइम जो है इसेंशियल है और टाइम अगर फिक्स भी है तो क्या होगा। तो इसमें 2-3 बातें हैं, आइए समझते हैं। यस, देखिए इसमें क्या बताया इन्होंने कि इफ़ेक्ट ऑफ, पहले 2 चीज़ें समझते हैं हम। इफ़ेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज़ नॉट इसेंशियल। देखिए क्या हुआ, मैं इसका बेस समझ लीजिए पहले क्या है कि 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट टाइम फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज़ इसेंशियल, ओके, सेक्शन 55। अब ए ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ गुड्स डिलीवर करूँगा, बी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक टाइम बता दे रहा हूँ, उसी टाइम पीरियड में मुझे डिलीवर करना गुड्स, ठीक है, तभी मैं तुम्हें मानते हैं 1 लाख रुपए की गुड्स है तो 1 लाख रुपए पे करूँगा। ए ने कहा ओके कि मैं विद इन 1 मंथ, जो भी इसने बी ने कहा 1 महीने के अंदर ही मुझे चाहिए क्योंकि मुझे सामने को परफॉर्म करके देना है, सामने को मुझे लेकर, मतलब ये कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसको ज़रूरत है क्योंकि उसको भी मैन्युफैक्चर करके आगे पार्टी को देना है। देखिए इससे बेस को लेकर समझते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज़ नॉट एसेंशियल, पहले दूसरा वाला समझते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन। अब मान लेते हैं ए ने क्या किया, गुड्स को डिलीवर किया 1 महीने के बाद। अब ये बी के ऊपर है कि क्या वो एक्सेप्ट करता है। अगर मान लेते हैं बी के कंटिन्यूस मैन्युफैक्चर है, मीन्स उसको ज़रूरत है गुड्स की, तो वो 1 महीने के बाद भी एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर 1 महीने के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिए गुड्स को, ओके, तो यहाँ पर बी को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। कंपनसेशन मतलब वो ए से नहीं क्लेम कर सकता है कि तुमने मुझे 1 महीने के बाद गुड्स दिए हैं तो तुम मुझे कुछ लॉस दो, क्योंकि उसको भी कुछ लॉस हो गया होगा ना, उसे 1 महीने के अंदर गुड्स चाहिए थे, उसने थोड़ा ए ने टाइम लगा दिया। लेकिन अगर ये साथ ही में अपनी एक नोटिस भेज दे ए को कि तुम ठीक है मुझे गुड्स तो भेजो, 10 दिन डिले कर दिया तुमने कोई नहीं, लेकिन मैं तुमसे कंपनसेशन लूँगा 10 दिन का जो मुझे लॉस हुआ है, अगर वह ऐसा लिख के नोटिस भेजता है ए को तो बी को कंपनसेशन मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई इफ़ेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज़ नॉट इसेंशियल। अब मानते हैं ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने कोई टाइम नहीं बताया लेकिन ए ने क्या किया, तो तब क्या होगा, ए को विद इन रीज़नेबल टाइम उसको गुड्स भेज देने चाहिए अगर बी ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। और अगर बी ने टाइम बता दिया है कि मुझे 1 महीने के अंदर ही अंदर चाहिए और अगर ए जो है वो 1 महीने के बाद भेज रहा है तो ये बी के ऊपर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को मना भी कर सकता है और अपना क्लेम भी ले सकता है। मान लीजिए 1 महीने 1 दिन भी अगर लेट हो जाता है तो बी क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, रेप्यूडिएट कर सकता है, उसके पावर है क्योंकि इसके पास से वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ओके। और प्लस वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। और बी के ऊपर ये कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, वो मतलब गुड्स की डिलीवरी भी ले सकता है और प्लस अगर नोटिस भेज दे तो उसको कंपनसेशन मिल जाएगा, ये मतलब हुआ इसका। अब ये समझते हैं क्या है। यस, देखिए इसमें क्या बोला इन्होंने कि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, अग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, जो काम इम्पॉसिबल है, जो पता है हम लोगों को कि इम्पॉसिबल है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टार्टिंग से ही क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। देखिए इसमें 2 बातें आती हैं, ये एक एग्जांपल में अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूँ। ए और बी, ए कहता है कि मैं जादू से, बाई मैजिक ख़जाना खोज के निकालूंगा और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम मुझे 10 करोड़ रुपए देना। अब ये बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट की वॉइड ही होगा स्टार्टिंग से, क्योंकि कोई भी इंसान जादू से खजाना नहीं खोज सकता है, ओके। इसमें 2 बातें आती हैं कि पहले तो आ गया इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, पहले से ही जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, ओके। दूसरा है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, मतलब वो जो बाद में जाके वॉइड बन जाता है, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई जैसे बाय लॉ कुछ चीज़ें आ गई जब जो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया टू डू,
और पहले से ही जैसे इम्पॉसिबल है, मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए ए और बी, ठीक है, ये दो हैं। अब इन दोनों ने क्या किया, आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया मैरी करने का, शादी करने का। ए जो है वो पहले से मैरिड है, अब ये हिंदू है, ठीक है। तो एज़ पर हिंदूज़ एक्ट क्या है कि जो इंसान पहले से ही अगर शादीशुदा है तो वो सामने वाले से दोबारा शादी नहीं कर सकता है। हिंदू एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, ओके, हमारे हिंदू एक्ट जो एक्ट है। तो बी बाद में क्या हुआ, ये पहले से ही क्या हुआ है, स्टार्टिंग से ही वॉइड एग्रीमेंट है ए और बी के बीच में जो हुआ है। तो बी को क्या हो जाएगा, कंपनसेशन मिल जाएगा, ए को कंपनसेट इसे करना पड़ेगा बी को, ओके। इसमें भी देखिए दो तीन चीज़ें हैं। पहले तो नोन टू पार्टीज़, अगर दोनों पार्टीज़ को पता है कि एग्रीमेंट जो है वो करना इम्पॉसिबल है। कैसे, ए ने कहा बी से कि अगर तुमने 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर तुम मुंबई के बीच से, मुंबई का जो समुद्र है वहाँ से तुम बाई स्विमिंग करते 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 और तुम वहाँ पहुँच जाओ यूएसए, तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। अब एक बात बताइए, क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? 1 महीने लगा दे वो स्विम करके जा सकता है? नहीं, ये इंसान सबको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ये काम हो ही नहीं सकता है, दोनों पार्टीज़ को पता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो इन्फोर्सिबल नहीं होगा। अब अननोन टू पार्टीज़ है, दोनों को कोई बात मान लीजिए नहीं पता है और तब भी वो इंटर हो गए कि वो इम्पॉसिबल है करना, तो भी वो वॉइड होगा। और अगर इसमें लिखा है कि प्रॉमिसर को खाली पता है, तो अगर देखिए खाली प्रॉमिसर को पता है और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहा है मान लीजिए, तो सामने वाला जो प्रॉमिसी है वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन प्रॉमिसर से ले सकता है, ठीक। इसमें अब आया एक और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, मींस ये तो देखिए जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, ये वो वाले पॉइंट होगा जिसमें स्टार्टिंग से ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। ये है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जिसमें बाद में वॉइड होगा। कैसे, ए और बी मान लेते हैं शादी करने गए, अब दोनों में से ही कोई शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है दोनों, लेकिन शादी की डेट मान लीजिए 15 जुलाई है। अब 15 जुलाई से पहले ही ए जो है वो मैड हो गया, पागल हो गया, तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ए पागल हो गया है, उसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं वो है वो वॉइड हो जाएगा, जो हमने पढ़ा था, ओके, कि वॉइड एग्रीमेंट में इनसेन आदमी होता है तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 10 में मैंने बताया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर लीगल एंड ऑल्सो सम थिंग्स दैट आर इलीगल। हाँ, ये देखिए क्या है, कभी कभी क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट्स जो हो जाते हैं, 57 में लिखा है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं लीगल भी होते हैं और इलीगल भी आ जाते हैं, सेट होता है प्रॉमिस का। कैसे, मानते हैं जैसे ए ने कहा बी से कि मैं तुम्हें एक अपना हाउस बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ 5 लाख रुपए में, और तुम मुझे 5 लाख का देना, ठीक है, 5 लाख रुपए देना। तो बी ने कहा ठीक है मैं 5 लाख रुपए दे दूँगा और तुम मुझे अपना घर बेच दो। तो बी ने ऐसे ही बोला कि मैं इसको ना गैम्बलिंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो ए ने कहा ठीक है तुम गैम्बलिंग के लिए यूज़ करना, लेकिन उसके 7.5 लाख रुपए मुझे अलग से चाहिए। तो देखिए जो पहला सेट था, पहला जो उसने 5 लाख में अपना घर बेचा था, वो देखिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है, लेकिन जो दूसरा सेट हुआ जो 7.5 लाख का उसने कहा गैम्बलिंग के लिए जो बेचा है, एक्स्ट्रा पैसे लिए, वो क्या हो जाएगा, इलीगल काम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव प्रॉमिस 1 ब्रांच बीइंग इलीगल। इसमें क्या हुआ कि अगर कोई आप एक काम नहीं दे पा रहे हो, एक चीज़ नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, तो उसके में आप क्या हो रहा है, दूसरा अल्टरनेटिव प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन जो दूसरा प्रॉमिस आप कर रहे हो वो इलीगल होगा। कैसे, एग्जांपल, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने कहा कि मैं तुम्हें राइस 1 kg राइस बेचूंगा, उसके बदले तुम मुझे 500 रुपये देना, ओके। बी ने कहा ठीक है। ए ने कहा कि 1 kg राइस मैं अगर नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें ड्रग दूंगा, ड्रग्स 1 पैकेट। तो देखिए अल्टरनेटिव बोला ना उसने कि अगर वो राइस नहीं दे पाया तो उसके बदले वो ड्रग देगा। तो ये देखिए जो राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल है, वैलिड है, और जो ड्रग वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल हो जाएगा। अल्टरनेटिव प्रॉमिस किया ना उसने। नेक्स्ट, हाँ, अब ये पढ़ना है हमें अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, ये क्या होता है। यस, देखिए इसमें इन्होंने बताया कि अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इन्होंने बोला है कि कैसे करते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। ये पहले आप बेस समझ लीजिए क्या है। देखिए ए और बी
दो लोग हैं, मान लीजिए ए को बी को खूब सारे रुपीज़ देने हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के उसमें खूब सारे उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं बी के साथ ही गुड्स, मान लीजिए बी डिलीवर करता था उसे, और ए को जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए तो सबके हिसाब से 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे रुपए देने हैं, मतलब 5 लाख रुपए उसे पूरे टोटल मिला के देने हैं। ओके, उसने 5 कॉन्ट्रैक्ट किए थे, सारे कॉन्ट्रैक्ट 1-1 लाख के थे, उसे 5 लाख रुपए ए को देना है। अब जो ए है, यही बात आ रही है कि जो पेमेंट दे रहा है उसको, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, तो वो किस हिसाब से अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी, ठीक है, ये समझना है हमें, ये बेस है। तो यहाँ पर देखिए, अप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज़ इंडिकेटेड 59 में लिखा है। ए ने मान लीजिए, वही बेस याद रखिएगा, बी को 3 लाख रुपए दिए, 5 लाख उसको देने थे, उसने 3 लाख दिए। अब ए ने क्या किया, एक लेटर लिखा, उसमें बता दिया कि ये जो 3 लाख रुपए हैं, ये जो मैंने स्टार्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट करे थे 1 2 ये 5 कॉन्ट्रैक्ट थे, ये लिख लेते हैं यहाँ पर, पाँचों कॉन्ट्रैक्ट्स को 5, तो तुम ये 3 लाख रुपए 1 2 3 मेरे ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट सबको ख़त्म कर देना, और जो 2 कॉन्ट्रैक्ट है उसके ही रिमेनिंग रहेगा। तो बी क्या करेगा, वैसे ही अप्लाई करेगा इनको, जो जो कॉन्ट्रैक्ट वो बोलेगा वहाँ से वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म हो जाएगा वो क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस हो जाएगी ना, यहाँ पर 1 लाख 1 लाख 1 लाख दे दिया। अब मान लें कि बी ने ए ने पैसे तो दे दिया 3 लाख, दूसरा ये जो आया है कि यहाँ पर उसने नहीं बताया कि कैसे उसको अपोर्शन करना है, 3 लाख रुपए दिए हैं सेम। अब कॉन्ट्रैक्ट देखिए 1 2 3 4 और 5 ऐसे हो रहा है। अब अपोर्शन कैसे होगा, बी के, अब ये बी के ऊपर है, लॉ ने कहा अब बी को डिसाइड करना है कि वो कैसे अपोर्शन करता है। तो उसका मन है वो चाहे पहले सेकंड कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दे, चाहे पहले फोर्थ कर दे, चाहे फिफ्थ कर दे, वो उसके ऊपर है, और वो कैसे भी कर सकता है, चाहे तो सब में थोड़ा थोड़ा मतलब कि प्रोपोर्शनेट भी बांट सकता है, मतलब 3 लाख है तो वो सब में क्या कर सकता है 60-60 हज़ार रुपये भी करके ख़त्म कर सकता है, इस तरह भी वो कर सकता है। ओके, अब तीसरा है कि वेयर अप्लीकेशन नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट, दोनों पार्टी में कोई भी नहीं कर रही है अगर, तो वहाँ पे लॉ ने कहा है कि आप सबसे पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सबसे पहले ख़त्म करिए, उसके बाद वाले को, उसके बाद वाले को, मतलब लॉ भी यही कहता है कि मान लीजिए 3 लाख रुपए आए हैं तो सबसे पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट है, पहला नंबर कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे पुराना है, मतलब जो सबसे पहले हुआ है उसको आप ख़त्म करिए, उस तरह से आप ख़त्म करके इस तरह अप्लाई करिए। और अगर सभी एक ही डेट को हुए हैं तो आप क्या करें, प्रोपोर्शन बेस्ड में सबको कर दें, मतलब कि सब में 1-1 लाख रुपए लेना था यहाँ से, तो आप सब में ही 60-60 हज़ार रुपये कम कर दीजिए। ओके, मेरी बात समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज़। अब हमें ये पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज़, ये क्या है, आइए समझते हैं। यस, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज़। अब इसमें देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना है नोवेशन आता है, इसमें रिसेशन आता है, रेमिशन आता है, अल्ट्रेशन आता है, क्या क्या है पढ़ते हैं ये। देखिए सबसे पहले आया इफ़ेक्ट, क्या होगा, इफ़ेक्ट ऑफ नोवेशन रिसेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा इफ़ेक्ट। देखिए इन्होंने कहा कि देखिए इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में। नोवेशन मतलब होता है कि कोई भी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के बदले आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर गए, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को आपने ख़त्म करा और न्यू कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, वो होता है नोवेशन। तो देखिए पुराना कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रिसेशन, रिसेशन मतलब होता है एक तरह से समझौता करना, कैसे, मान लीजिए ए को 5 लाख रुपए देने थे बी को, ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो बी ने कहा एक काम करो, तो मुझे 2 लाख रुपए दो और कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करो, कोर्ट केस में जाने से अच्छा है ये कर लेते हैं। तो ये हो गया रिसेशन। अल्ट्रेशन हो गया कि कुछ आपने टर्म्स में चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। लेकिन ये पूरा नोवेशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ अल्टर करते हैं कुछ चीज़ों को, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को अल्टर करना। ओके, प्रोमिसी में वेव और रेमिट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, सेक्शन 63। इसमें देखिए वही वाली बात आ गई कि प्रॉमिसी जो हो सकता है क्या करेगा कि रेमिट कर देगा परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। कैसे, वो यही कहेगा, एक सेकेंड, मैंने वही एग्जांपल दिया ना, जैसे जिसमें क्या हो जाएगा, सेटलमेंट एक तरह से हो गया कि अपने वो जो राइट्स है वो छोड़ देगा
कैसे कि जैसे वो 5 लाख उसको लेने थे और उसने कहा कि कोई बात नहीं, तो मुझे 2 लाख दे के ख़त्म करो बात को। ओके, नेक्स्ट, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें देखिए क्या है, इसमें ये बताया गया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइडेबल हो जाता है, कोई ए पार्टी है और बी है, बी के मान लीजिए बी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, मना कर दिया, तो बी ने कुछ भी रिसीव किया होगा बेनिफिट्स ए से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो बी को उसे वापस करने होंगे। कैसे, ये मान लेते हैं कि एक पॉलिसी होल्डर है, इसने यहाँ से इंश्योरेंस कंपनी से, ये बी इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी करवाई। बी जब पॉलिसी का टाइम आया, मैच्योर हुई, तो बी ने कहा कि इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं करे हैं कुछ मटेरियल फैक्ट्स, तो हम इनको अमाउंट नहीं देंगे पॉलिसी का। तो देखिए 5 साल के बाद इन्होंने ऐसी बात कही, तो ए ने क्या किया है, प्रीमियम तो दिया है उसको, हर साल प्रीमियम देता था वो, तो यहाँ बी ने देखिए हर साल प्रीमियम इससे रिसीव किया है ना 5 साल, तो बी अपने एक्सपेंसेस को माइनस करके जितना भी पॉलिसी का प्रीमियम होगा ए को रिटर्न कर देगा। ओके, ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट दैट बिकम्स वॉइड। इन्होंने यही सीधे से देखिए बोला है कि कोई भी वॉइड एग्रीमेंट में अगर किसी ने, सामने वाली पार्टी ने पैसे रिसीव करे हैं या बेनिफिट रिसीव किया तो उसे वो वापस करना होगा। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ मान लेते हैं, ए को ये बात नहीं पता थी और एग्रीमेंट वॉइड हो गया बाद में, इनिशियल तो नहीं बाद में हो गया, और ए ने क्या किया है, बी ने मतलब ए से रिसीव करे हैं 5 लाख रुपए और एग्रीमेंट वॉइड हो गया, तो बी को वो सारे पैसे इसको वापस करने होंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाया क्योंकि। कम्युनिकेशन ऑफ रिसेशन, देखिए कम्युनिकेशन हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, तो यही बोल रहे हैं कि रिसेशन का जो भी आप कर रहे हो तो उसकी आपको कम्युनिकेशन देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 66 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, सामने वाले पार्टी को कि ठीक है हम रिसेशन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद इन्होंने बोला इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिसल रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर परफॉर्मेंस। इन्होंने ये बोला है कि आप देखिए प्रॉमिसर को अगर फैसिलिटीज़ ही नहीं दोगे परफॉर्म करने की, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा, तब क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, उसमें उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। जैसे एक एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ इसमें, एक टीचर का, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि टीचर इसको 1 मंथ का ट्यूशन देगा और स्टूडेंट इन्हें फ़ीस देगा। अब देखिए टीचर तो इन्हें पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, लेकिन स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, तो यहाँ बताइए टीचर की फ़ॉल्ट है, नहीं है, टीचर तो अपनी फ़ीस ले लेगा और स्टूडेंट की यहाँ पर गलती है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट के अंदर से नेग्लिजेंस आ रही है। तो यही इन्होंने बोला है कि अगर प्रॉमिसर अपना काम कर रहा है और लेकिन जो प्रॉमिसी है वही उसे नहीं ले रहा है, निगलेक्ट कर रहा है चीज़ों को, तो यहाँ पर प्रॉमिसर की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। अब इन्होंने बताया लास्ट है ये कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होगा, डिस्चार्ज मतलब होता है ख़त्म, कैसे ख़त्म होगा, देखिए या तो आप सीधे आप परफॉर्मेंस कर दो, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया मतलब दोनों ही पार्टी ने अपना परफॉर्म कर दिया है। जैसे ए ने मान लीजिए गुड्स डिलीवर करने थे, उसने गुड्स डिलीवर कर दिया, बी को पेमेंट करनी थी, पेमेंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, डिस्चार्ज हो गया। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मान लेते हैं दोनों ने ही एक दूसरे से कहा कि रहने दो, मुझे गुड्स की ज़रूरत नहीं है, बी ने कहा ठीक है मैं भी पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मान लीजिए जो गुड्स ये डिलीवर कर रहा था तो वो बैन हो गए गुड्स। अब देखिए बैन हो गए गुड्स, तो सीधी सी बात है कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। जब वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो ए वो गुड्स डिलीवर ही नहीं कर पाएगा, जब वो डिलीवर नहीं कर पाएगा तो ये पैसे नहीं दे पाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएगा। बाई लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ही निकल गया, मान लीजिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर में होता है लिमिटेशन एक्ट के अंदर कि आपको 3 साल के अंदर अंदर, क्रेडिटर मतलब वो इंसान होता है जिससे पैसे रिसीव करने होते हैं किसी इंसान, ओके, तो उसके ऊपर राइट होता है कि वो अगर किसी से उसको पैसे रिसीव करने हैं तो वो स्यू कर सकता है उसको 3 साल तक के अंदर अंदर। अब 3 साल का टाइम निकल गया, टाइम बार हो गया जिसे कहते हैं, तो 3 साल के बाद वो नहीं कर सकता है, तो वही बोल रहे हैं बाई लैप्स ऑफ टाइम। मर्जर ऑफ राइट्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले समझते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे कि वही एग्जांपल लेती हूँ मैं गुड्स वाला, ए को मान लीजिए 10 जून को गुड्स डिलीवर करने थे बी को। अब ए ने क्या किया, 10 जून को बोला मैं गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी बोल दिया कि मैन्युफैक्चर नहीं हुआ या फिर जो भी बात थी मैन्युफैक्चर नहीं हो पाया, तो यहाँ देखिए इसे कहेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे।
ठीक है। और अगर मान लीजिए 10 जून के उसने पहले ही 5 जून को ही बता दिया ये बात कि देखिए मैं आपका जो गुड्स है मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाऊँगा, मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है, मान लीजिए लेबर की प्रॉब्लम है, गुड्स नहीं बन पाए या कोई ऐसा मटेरियल है मेरे यहाँ वो हो गया, उस जिसे कहते हैं बंद हो जाना, ठीक है, लेबर ने वो कर दी, हड़ताल कर दी, तो यहाँ पर वो उसे कहेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तब भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, उसमें भी जो है उसको डैमेजेस क्लेम कर सकता है, डैमेजेस मिलेंगे, सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, कंपनसेशन वो क्लेम करेगा, बिल्कुल करेगा। और मर्जर ऑफ राइट्स, ये देखिए इससे क्या होता है कि जब जो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए पुराने कॉन्ट्रैक्ट को जो ओवरराइड कर दे, कैसे, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ लीज़ का, ए ने क्या किया, बी की जो लैंड है वो ली थी लीज़ पे 10 साल के लिए। अब 10 साल से पहले ही क्या किया, ए ने क्या किया, ए ने सोचा लीज़ पे लेने से अच्छा है मैं इसकी लैंड ख़रीद लेता हूँ, तो ए ने ख़रीद ली लैंड बी से, ठीक है, 10 साल से पहले ही। अब बताइए जो लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये ए तो ओनर बन गया ना। अब जब ए ओनर बन गया तो लीज़ वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ, उसके बाद देखिए क्या है, बाई इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही ना हो पाए तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, पार्टी को नोन है कि नहीं परफॉर्म हो सकता, जैसे मैंने वो शादी वाला एग्जांपल लिया था, एक दिन पहले ही वो मैड हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या परफॉर्म हो सकता है, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। प्रॉमिसर में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर सेटलमेंट कर लेते हैं आप कि ए को 5 लाख रुपए देने थे, बी ने कहा एक काम करो 5 नहीं तो मुझे 2 लाख ही रुपए दे दो, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करो, बहुत टाइम हो गया, 3 साल हो गए, तुम एक काम करो 2 लाख रुपए दो, ख़त्म करो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, उसके बाद लास्ट है यही वाला आया जो इफेक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ परफॉर्मेंस टू अफोर्ड प्रॉमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर परफॉर्मेंस, कि अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हो कोई चीज़ को, प्रॉमिसर को आप दे ही नहीं रहे हो वो चीज़, तो भी डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। वही वाली बात, अगर स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाह रहा है तो टीचर क्या पढ़ाएगा, टीचर खुद तो बोलता नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो इससे हमारा ये चैप्टर जो होता है वो ख़त्म होता है। इजी चैप्टर था आई थिंक, और इसके बाद 2 यूनिट है, एक एक दिन एक एक लेक्चर की वो भी बची है, वो ख़त्म हो जाएंगी, यूनिट 5 यूनिट 6। और आप इन सबको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए आप कमेंट सेक्शन में, और आपको कोई भी डाउट हो मुझसे पूछिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।